नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर आज आपके सामने महिलाओं की होने वाली एक समस्या यूटेराइन फाइब्रॉइड के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, यूटेराइन फाइब्रॉइड जो बीमारी है ये आज के डेट में काफ़ी देखने को मिल रही है और कई बार इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण या सही प्रकार से बीमारी को नहीं समझने के कारण कई तरह की प्रॉब्लम महिलाओं में देखने को मिल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक विस्तृत आपको वीडियो बनाकर बताई जाए कि क्या दिक्कत है, किस तरीके से होता है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आयुर्वेद में क्या हो सकता है, मॉडर्न में किस तरह के ट्रीटमेंट इसके लिए किए जाते हैं। दोस्तों, जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है ये एक खास तरह का गर्भाशय का ग्रोथ है। गर्भाशय जैसे मतलब समझिए कि ये गर्भाशय है, तो इसमें या तो यहाँ पर जैसे ये अंदर का हिस्सा हुआ गर्भाशय, इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो इस पे जो ये वाला हिस्सा है इस पे एक ग्रोथ होता है। कई बार ये दोनों जैसे माने कि एक अंदर का बाल ये है, बाहर का बाल वो ये है, तो इन दोनों के बीच में गांठ बनता है या कई बार बाहर बनता है। तो ये 3 तरह के होते हैं और एक सर्विक्स के पास यानी लोकेशन के अनुसार 4 जगहों पर ये गांठें बनती हैं और ये गांठें कई बार कई सारी बन सकती है और कई बार ये 1 या 2 होती है। इसके साइज जो है वो मटर के दाने के बराबर से लेकर के बहुत बड़े तक हो सकते हैं। जैसी बीमारी की इंटेंसिटी या कंडीशंस उसके हिसाब से ये ग्रोथ होता है। अब यहाँ पर जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वो मानता है कि इसके कारण क्या है ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं है, इसको इडियोपैथिक बोला गया है। लेकिन आयुर्वेद इसके कारणों के बारे में जब बात करता है तो कहता है कि ये अपान स्थान की बीमारी है, यानी अपान वायु की जो विकृति वाला स्थान है वहाँ की बीमारी है, यानी अपान वायु के गड़बड़ होने से ये बीमारी मुख्य रूप से होती है। इसके साथ साथ इसमें पित्त या कफ का अनुबंध होता है, तो ये बीमारी प्रकट होती है। अब इसके कारण क्या बनते हैं, तो इसके लिए है कि मल मूत्र का वेग रोकना, यानी सही से कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री रही, या कई बार मतलब महिलाओं में एक टेंडेंसी है कि मार्केट में है या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर उन्हें शौचालय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसको ये मल के वेग को, लेटरिन के वेग को या मूत्र के वेग को रिटेन कर रही हैं, तो अपान वायु की विकृति होती है और फिर गर्भाशय जन्य व्याधि उत्पन्न होती है। उसमें से एक ये कारण हो सकता है। इसके बाद दूसरा कारण बनता है छींक के वेग को रोकने से, यानी समझ के चलिए कि जितने हमारे शरीर में वेग हैं, चाहे वो छींक का वेग हो, जिह्वा यानी जम्हाई का वेग हो, डकार का वेग हो, मल मूत्र का वेग हो, या कई बार फाट का अपान वायु जो निकलता है उसका वेग हो, इस तरह के जो वेग रोके जाते हैं यह इसका एक मेजर कॉज होता है। इसके बाद आहार विहार होते हैं कि यदि एक खाना खाया गया और वो खाना सही से नहीं पचा और फिर उसके बीच में दूसरा खाना खा लिया गया, इस कंडीशंस को बोलते हैं अध्यशन। या तो फिर कोई महिला अध्यशन करती हो यानी बार बार थोड़े थोड़े देर पे खाना खा रही हो। तीसरा ऐसा कारण बनता है कि वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो, तो भी ये बीमारी हो सकती है। और इसके बाद एक कारण आपका आयुर्वेद में और बताया गया है जो कि काफ़ी मतलब देखने को मिलता है, दिवास्व यानी दिन में सोना। दिन का मतलब होता है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय। यदि कोई 8 बजे या 9 बजे सोकर उठता है फिर वो दिन में नहीं सोता है, तो सुबह 8 बजे उठना, सूर्योदय 6 बजे हुआ है, तो ये 2 घंटे का दिवास्व वो सुबह ही ले चुका है। इसका मतलब है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय दिन है और इस दिन में यदि सोता है कोई तो उसे इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, बट ये एक तकलीफ होने का वो मोस्ट प्रोबेबल आयुर्वेदिक हिसाब से कॉज है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसका कोई भी नोन कॉज नहीं है। अब ये जो ग्रोथ होता है ये ज़्यादातर केसेस में वेनाइन होता है। वेनाइन देखिए, कैंसर्स के 2 टाइप होते हैं। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मतलब कैंसर 2 तरह का है, पहला होता है मैलिग्नेंट, दूसरा होता है वेनाइन। तो ये वेनाइन टाइप का है, मतलब ये ज़्यादा मतलब जानलेवा नहीं है। अब इसके बाद से बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या आएंगे, पेशेंट को ऐसा क्या तकलीफ होगा कि पेशेंट डॉक्टर को दिखाने के लिए जाए या फिर इसके बारे में सोचे। तो जो पहला कॉज होता है वो होता है अति रजत स्राव, यानी ओवर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मासिक स्राव है, वो ज़्यादा हो रहा है। यानी कई बार महिलाओं को 3 पैड की जरूरत पड़ रही है तो 5-6 पैड हो गए, या 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या कई बार महीने दिन तक ब्लीडिंग्स लगातार हो रही है इस तरह के कंडीशन से, या कई बार 5-7 दिन तक लगातार ब्लीडिंग हुई, उसके बाद से स्पॉटिंग उसकी लगातार हो ही रही है, स्टॉप नहीं हो रहा है, ये कंडीशन है। फिर लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस है, दर्द है, फिर कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री हो सकती है। कई बार जैसे ये गर्भाशय है और इसमें यदि इस साइड में इस यूट्राइन फाइब्रॉइड का विकास हो रहा है तो ये प्रेशर जनरेट करता है हमारे
यूरिनरी ब्लैडर पे, कई बार रेक्टम के तरफ में, तो उससे प्रेशर इंड्यूस्ड कई सारी सिम्टम्स जनरेट हो जाती हैं। इसके बाद है कि यदि ब्लैडर पे प्रेशर पड़ा तो बार बार मूत्र होना और दर्द रहना, पेट फूला रहना, ये सारी चीज़ें उसमें आपके लक्षण के रूप में आते हैं। अब बात है कि इसकी जानकारी कैसे हो कि ये बीमारी है और इसके क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर्स के पास जाने पर डॉक्टर जनरली उसको जनरल एग्जामिनेशन करके कई बार या पीवी करके इसको देख लेता है कि यूट्रस जो है उसका साइज बढ़ा हुआ है क्या, एक मोटा मोटी अंदाज लगाने के लिए। पर कन्फर्मेटिव के लिए उसको यूएसजी का सजेशन दिया जाता है, ताकि यूएसजी से आपको बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं। इसके बाद आप सीटी स्कैन या एमआरआई दोनों की सहायता ले सकती हैं इसको कंफर्म करने के लिए कि बीमारी जो है वो किस तरह का है और क्या साइज है, कितने सारे हैं, इसके लिए प्रॉपर जानकारी के लिए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है मार्केट में। तो देखिए, ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स में जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है वो है पहला सर्जरी। तो सर्जरी में दो तरह की सर्जरी मतलब की जाती है। पहला होता है जिसमें कि गर्भाशय को ही पूरा निकाल दिया जाता है, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं मायोमेक्टोमी। इसमें यहाँ जहाँ पर वो गांठ बना हुआ है उसको रिमूव करके काट करके निकाल दिया गया। लेकिन अब इसमें समस्या क्या आती है कि कई बार यदि गर्भाशय पूरा निकाल दिया गया तब तो कोई बात नहीं है, वो औरत कभी माँ नहीं बन सकती। और यदि ये कंडीशन अर्ली प्रेगनेंसी है, मतलब प्रेगनेंसी उसकी हुई नहीं है या अभी शादी ही नहीं हुई औरत की, महिला की, या शादी होने के बाद अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वैसे कंडीशंस में है तो गर्भाशय निकालना एक खराब निर्णय हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है कि कई बार मायोमेक्टोमी कराने पर ऑपरेशंस के 2-3-4 महीने के बाद वापस से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत स्थायी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स भी बताते हैं कि भैया 50-50 का चांसेस है इसमें, मतलब ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा गर्भाशय निकाल देना है। इन दोनों के बाद मेडिसिन के रूप में हार्मोन्स के पिल्स दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दो तरह का फीमेल हार्मोन है, और इसकी गड़बड़ी से ये प्रॉब्लम होती है। और कई बार देखा गया है कि जब मासिक खत्म हुआ, यानी औरत का एज 40, 45, 50 के बाद चला गया, तो धीरे धीरे बीमारी कम हो जाती है, यानी हार्मोन्स की गड़बड़ी रहती है। तो उस हार्मोन को ठीक करने के लिए हार्मोन्स की पिल्स चलाई जाती है, पर यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है। इसके बाद चौथा जो है उसमें है कि जो जो लक्षण दिख रहे हैं, जैसे माने कि ओवर ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद से ब्लड की कमी हुई, एनीमिया हुआ, तो एनीमिया के कारण जो लक्षण आए हैं उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे हाथ पैर में जलन होना, भूख न लगना, थकावट रहना, कमजोरी रहना, ये जो कारण बन रहे हैं उन कारणों की चिकित्सा की जाती है। इसके बाद पिछले कुछ 20 साल से एक नई ट्रीटमेंट आई हुई है जिसको बोलते हैं यूएई। यूएई जो है, इसमें क्या किया जाता है कि जैसे एंजियोग्राफी हार्ट का करते हैं, ठीक वैसे ही जो खून की नली जो सप्लाई कर रही है फाइब्रोइड को, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और ब्लड सप्लाई के अभाव में वो कोशिकाएं मर जाएंगी। तो ये ट्रीटमेंट हो रहा है। पर इन सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी कई बार इस तरह के केसेस ट्रीट नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि यदि कोई ट्रीटमेंट दिया गया बट कॉजेशंस बंद नहीं हुए हैं, जो हेतु है वो बंद नहीं हुआ है, तो ये अपने साइट को या लोकेशंस को चेंज करके बीमारी फिर से वापस आती है, या कई बार प्रेगनेंसी या गर्भाशय संबंधी जो और समस्याएं हैं, उन जो मतलब चीज़ें हैं उनको प्रभावित करने लगती है। और ख़ास करके जो इनफर्टिलिटी है, बांझपन की जो शिकायतें औरतों में होती हैं, बच्चे कंसीव नहीं करने की, वो प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट हैं वो क्या करते हैं कि अब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को खोजते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि आयुर्वेद का क्या इसमें विचार है, आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो आयुर्वेद में एक ग्रंथि रोग के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहला आयुर्वेद का सिद्धांत है कि निदान परिवर्जन, किस कारण से हो रहा है उस कारण को पहले रोको। अब यदि फीमेल में दिवा स्वाप की हिस्ट्री है, दिन में सोने की हिस्ट्री है, हेवी डाइट की हिस्ट्री है, रात का खाना हेवी लेने की हिस्ट्री है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, यानी अपान वायु से संबंधित यदि कोई हिस्ट्री है तो उसको पहले बंद करना है। इसके बाद से यहाँ पे पंचकर्म, ओरल मेडिकेशन से बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पंचकर्म की रिक्वायरमेंट आयुर्वेद में ज़्यादा होती है। अब पंचकर्म के थ्रू इसमें पेशेंट के कंडीशंस को देख करके पहले कुछ संशोधन का पहले संशमन की चिकित्सा दी जाती है। थोड़ा दीपन पाचन करने के बाद, अग्निबल ठीक होने के बाद स्नेहपान, और स्नेहपान के बाद एक विरेचन की रिक्वायरमेंट होती है और फिर बस्ती का प्रयोग किया जाता है।
वस्ती चिकित्सा के बारे में मैं एक आपको स्पेशल वीडियो बना करके दूंगा। ये काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट का एक तरीका है। तो विरेचन के बाद जब हम लोग बस्ती प्लान करते हैं और लगभग 40 से 50 दिन का जो बस्ती का सेशन चलता है, तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ आपको देखने को मिलता है और कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये चीज़ें चली भी जाती हैं प्रॉपर तरीके से। और लगभग सारी जो अपान वायु, चूँकि इसका जब ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आपका यदि एडिनोमायोसिस है, फेलोपियन ट्यूब में आपका फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है या फेलोपियन ट्यूब आपका ओवुलेशन सही नहीं रहा है, उन सब वो सब मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे वो सब ठीक हो जाते हैं, इसके अपने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। यदि आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो अपने नियरेस्ट किसी पंचकर्म सेंटर पर जाकर के आप विजिट करके अपना विरेचन और जैसा कंडीशंस रहता है या दोषों का जैसा अनुबंध होता है उसके बिहाफ पर आप वस्ती इत्यादि चिकित्सा लेकर के इसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हैं और आप एक हेल्दी, स्वस्थ और खुशहाल माँ बन सकती हैं और एक खुशहाल बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ऐसा सब कुछ हो सकता है और ये सब चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत इफेक्टिव तरीके से हजारों साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस करते आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस आपको निश्चित ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा मेरा कई पेशेंटों पर ट्रीटमेंट देने के बाद का अनुभव रहा है। तो आप इसको बिल्कुल आराम से ट्रीटमेंट ले सकती हैं बेहिचक होकर के। यदि आपको कोई कंप्लेन हो रहा है, कोई दिक्कत है या कोई इस तरह की समस्या है और आप यदि हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाह रही हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9031113389। इस पर अपने रिपोर्ट्स व्हाट्सअप करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकती हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में। नमस्कार।